हेलो बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम उसी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि आज हम जो दूरियां हैं, जो मिरर्स में इमेज होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी सारी जितनी भी डिस्टेंस है उनको नापने के लिए हम जो कुछ कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो आज उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम देखेंगे कि किस तरीके से उनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि दूरियां मापने के निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह पर पाटी, यानी कि साइन कोऑर्डिनेट होते हैं, साइन कन्वेंशन होते हैं, उन्हीं के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से और अच्छी तरीके से समझेंगे। ये हमने एक मिरर ले लिया, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने C और ये हो गया F, ये हो गया और ये हो गया हमारा P, M1 M2 हो गया हमारा मिरर। ठीक है, सपोज करिए हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ये O और ये O डैश। O डैश एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा इनफाइनाइट और ये सी के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करें कि दर्पण पर प्रकाश यानी 5 चिन्ह पर पाटी हमारी, पांचों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली है दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, यानी कि ये जो हमारा मिरर है इस पे जितनी भी इमेज डाली जाएंगी सब जितनी सारी की सारी इमेज हमारी बाईं ओर से डाली जाएंगी। ठीक है, सारी इमेज हमारी किधर से डाली, जितनी रे ऑफ लाइट है उस सब की सब कहां से डाली जाएंगी? बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से। क्लियर। दूसरा क्या है कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, यानी कि जितनी भी डिस्टेंस है हमारी, या तो हमारी फोकस तक की डिस्टेंस है, या हमारी सी तक की डिस्टेंस है, या ऑब्जेक्ट जितनी भी डिस्टेंस है, जितनी भी सारी दूरियां हैं वो सब किसके प्रिंसिपल, ये पोल है, पोल के साथ, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल के साथ नापी जाएंगी। क्लियर बात हुई। और क्या है कि जब हमारी लेफ्ट साइड से इधर की तरफ दूरियां नापी, डिस्टेंस इधर की तरफ नापी जाती है, तो वो डिस्टेंस कैसी ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है। वो डिस्टेंस हमारी कैसे होती है? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर डिस्टेंस हमारी इधर से इधर नापी जा रही है, अगर हम कहें P से F तक की डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। अगर हम कहें C से F तक की डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस कैसी रहेगी? पॉजिटिव। क्लियर हुआ। तो जो दूसरी परिपाटी है उसमें क्या बताया गया, हमारी जो लेफ्ट साइड से हमारी जितनी भी डिस्टेंस होती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो सारी की सारी पॉजिटिव होती है। थर्ड परिपाटी में क्या बताया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही जितनी भी डिस्टेंस होती है, पोल से लेके इधर साइड में यानी राइट साइड की तरफ चलते हैं हम, तो वो सारी डिस्टेंस कौन सी होती है? हमारी नेगेटिव ली जाती है। क्लियर हुई। ठीक है, सॉरी ये तीसरी और चौथी थी। दूसरी में क्या करा है कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, है ना, यानी जितनी भी डिस्टेंस हमारी पोल से प्रिंसिपल एक्सिस पे नापी जाती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी क्या कहती है कि अगर लेफ्ट साइड राइट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस ली जाएगी। चौथी क्या कह रही है, अगर राइट साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारी नेगेटिव ली जाएगी। क्लियर। अच्छा, अब देखिए लास्ट, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर है, ओ डैश है ना, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ओ डैश है, ऊपर की तरफ है, तो इसकी डिस्टेंस हमेशा कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव। अगर इसकी जो रिफ्लेक्शन यानी इसकी इमेज बन रही है नीचे की तरफ, तो ये इमेज यानी आई डैश की जो लेंथ होगी या जितनी भी डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। और ओ डैश की वो क्या होगी? पॉजिटिव। क्लियर हुई बात। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे जो मिरर्स होते हैं यानी जो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं, इनको हम किस तरीके से बता सकते हैं कि ये किस तरीके का मिरर है? इसके दो तरीके हैं, एक तो इसको स्पर्श करके और एक इसका प्रतिबिंब देख के, दो तरीके से बता सकते हैं ये किस तरीके का मिरर है। तो सबसे पहले जानते हैं दर्पणों की पहचान किस तरीके, दो तरीके से करते हैं। तो पहले स्पर्श करके किस तरीके से मालूम करते हैं कि हम एक लकड़ी का पैमाना लेते हैं, एक लकड़ी का पैमाना ले लिया और उस पर हमने जो भी हमारा दर्पण है उसको रख दिया। अगर दर्पण के चारों साइड यानी जितने भी उसकी साइड हैं और उसका सेंटर पॉइंट है, वो सभी जगह से जो लकड़ी का पैमाना है उसको टच कर रहा है,
तो वो दर्पण हमारा कैसा होगा, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर होगा। ठीक है। अगर वो हमारा मिरर है, जो दर्पण है वो सिर्फ और सिर्फ एज यानी किनारों को टच कर रहा है और बीच में थोड़ा उठा हुआ है, तो वो दर्पण हमारा कैसा होगा, अगर किनारों को स्पर्श करके मध्य में रिक्त जगह बचती है, यानी जो एज है, किनारे हैं वो तो टच हो रहे हैं, और जो मध्य में मिडिल में जो जगह है, स्पेस है, वो क्या है, स्पेस रह रहा है, तो वो दर्पण हमारा कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा यानी कॉनकेव मिरर होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, तीसरा दर्पण कैसे है, तीसरी पहचान कैसे होती है कि अगर जो मिरर है हमारा वो जो बीच ही बीच में टच कर रहा है, उसका जो मिरर का सेंट्रल पार्ट होता है वो जो लकड़ी का पैमाना उसको टच कर रहा है, तो और जो एज है और जो किनारे हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, तो वो दर्पण हमारा कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो वो कैसा दर्पण होगा हमारा, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर होगा। बात समझ में आई। स्पर्श करके किस तरीके से पहचान सकते हैं कि अगर वो एज पे से या मिडिल में से यानी उसके सब जगह से स्पर्श कर रहा है लकड़ी के पैमाने को, तो समतल दर्पण है। अगर उसकी एज टच कर रही है, मिडिल में से रिक्त खाली जगह बच रही है, तो वो कैसा है हमारा, अवतल दर्पण है। और अगर बीच में से टच कर रहा है, एज उठी हुई है, तो वो उत्तल दर्पण है। अब देखिए प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देख के किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखें, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दर्पण के सामने किसी भी जगह पर रख देते हैं, अगर उसकी जो इमेज बन रही है दर्पण के अंदर, उस वस्तु की दर्पण के अंदर जो भी इमेज बन रही है, वो उस वस्तु का साइज हमेशा बराबर रह रहा है किसी भी जगह पर, चाहे उसको पास रख दो, चाहे दूर रख दो, चाहे और दूर रख दो, अगर उसकी जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो वस्तु के साइज के बराबर है, तो वो जो हमारा मिरर है, वो जो हमारा दर्पण है, वो कैसा रहेगा, समतल दर्पण। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि अगर हम वस्तु को कहीं पे भी रख रहे हैं, वस्तु को हम कहीं पे भी रख रहे हैं, उसका साइज क्या है, वस्तु से हमेशा ही छोटा मिल रहा है हमको, वस्तु का साइज हमको हमेशा ही छोटा मिल रहा है, तो वो दर्पण कैसा रहेगा हमारा, उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण समझ में आए, समतल और उत्तल। वस्तु को दर्पण के विभिन्न दूरियों पर रखने से, किसी भी दूरी पर रख ले, प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर ही मिले, तो वो दर्पण हमारा समतल होगा। अगर किसी भी वस्तु की स्थिति कहीं पे भी रख दें और जो प्रतिबिंब मिले वो सीधा मिले और वस्तु से हमेशा छोटा ही बने, तो वो दर्पण कैसा रहेगा मेरा, उत्तल दर्पण रहेगा। बात समझ में आई। अच्छा, अब देखिए कि अगर वस्तु को दर्पण के पास रख रहे हैं, हम वस्तु को दर्पण के पास रख रहे हैं, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है ना। या फिर अगर जैसे जैसे दूर ले जाते चल रहे हैं, तो इमेज क्या है, उल्टी बन रही है और वस्तु से छोटी बन रही है, तो वो दर्पण कैसा रहेगा हमारा, दूर ले जाने पर उल्टी बन रही है, वस्तु से बड़ी बन रही है, तो वो दर्पण कैसा रहेगा हमारा, अवतल दर्पण रहेगा। बात समझ में आई। चलिए बच्चों, अब देखते हैं गोलीय दर्पणों के लिए फोकस दूरी और जो दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के बीच में संबंध क्या होता है। यानी कि फोकस दूरी होती है और दर्पण से हमारे वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इन तीनों के बारे में एक रिलेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। ये जो डेरिवेशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, अच्छे से समझोगे तो बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये दो दर्पणों के लिए अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए इस डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। और सबसे पहले लेते हैं अवतल दर्पण के लिए, तो एक डायग्राम बना ले रहे हैं। M1 M2 हमारा एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे O डैश हमने क्या एक ऑब्जेक्ट ले लिया, वस्तु ले ली, वो कहाँ है, C और इन्फाइनाइट के, यानी जो फोकस है, सेंटर क्या है हमारा, वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन्फाइनाइट के बीच में वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O डैश। और AC हमारा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। F यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है, P हमारा पोल है। यहाँ A से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे N एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है O डैश से एक रे निकल रही है और एक दो रे निकलती है और एक रे निकल रही है जो वक्रता केंद्र से आ रही है। मैंने बताया था लॉ नंबर 3। तो लॉ नंबर 3 क्या कहता है कि जो भी रे ऑफ लाइट
अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो उसका पाथ वही होगा, वो किसी भी पाथ को चेंज नहीं करती है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होकर जो भी रे ऑफ लाइट जा रही है वो वापस अपने पाथ पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो रे हमारी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर होकर जा रही है, वो कहाँ होकर गुजरती है, मुख्य फोकस पे होके। तो मुख्य फोकस पे होकर गुजर जाएगी। जब ये दोनों लाइन गुजर रही हैं तो हमारा क्या है, ये आई डैश, ये क्या बन गया, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। क्लियर हुआ? अब देखिए, तो डायग्राम समझ में आ गया अच्छी तरीके से। सबसे पहले डायग्राम समझ में आना चाहिए, उसके बाद देखते हैं। M1 M2 हमारा दर्पण है, पोल P जो है वो हमारा पोल है, F हमारा फोकस है, C हमारा वक्रता केंद्र है, O डैश ये हमारी क्या वस्तु है, I डैश ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। अब देखते हैं वस्तु O डैश से ध्रुव से दूरी, यानी P से लेके वस्तु तक की दूरी, पोल से लेकर वस्तु तक की दूरी क्या है, जितनी भी हम वस्तु की दूरी जितनी भी आ रही है हम पोल से शुरू करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू क्या है, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, नेगेटिव होंगी। अभी चिन्ह पर पार्टी बताई थी तो नेगेटिव वैल्यू रहेंगी। तो यहां से यहां तक की वस्तु जो दूरी है यानी पीओ की दूरी क्या है हमारी, यू मान ले रहे हैं हम। क्या मान ले रहे हैं, यू मान ले रहे हैं, इस डिस्टेंस को यू मान ले रहे हैं तो नेगेटिव यू हो जाएगा, लेफ्ट साइड में चल रहा है। तो पीओ बराबर हमारा क्या हो गया, नेगेटिव यू। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको, पीओ इज इक्वल टू नेगेटिव यू। अब हम दूसरी दूरी लेते हैं इमेज की, जो प्रतिबिंब बन रहा है, पोल से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है, हम v मान रहे हैं। तो पी आई की दूरी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। लेफ्ट साइड की तरफ चल रहे हैं तो नेगेटिव, यानी कि पी आई दूसरी चीज मिल गई हमको, पी आई इक्वल टू माइनस नेगेटिव। अब ले रहे हैं हम एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या ले रहे हैं, रेडियस ले रहे हैं। तो रेडियस क्या है, पी से लेकर सी तक की रेडियस ऑफ सरकमफ्रेंस पढ़ाया था, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जो हमारे मिरर के चारों तरफ जितना, इस मिरर को अगर हम कंप्लीट करके माने तो जो भी रेडियस होगी उस सर्कल की वो वक्रता त्रिज्या होती है। तो यहाँ से P से लेके C हमारा सेंटर में होता है, तो P से लेके C तक की वैल्यू हम R मान रहे हैं। R कैसा हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, यानी PC की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे, नेगेटिव R। अब ले रहे हैं हम प्रिंसिपल फोकस की दूरी, यानी P से लेके F तक की दूरी को हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल f मान रहे हैं। तो ये हमको f क्या मिल गया, नेगेटिव f। ये जो भी चीज हमको डायग्राम में दी हुई है ये सारी की सारी वही चीज है, बस इनको अच्छे से समझ लो। ये समझ में आएगा तो डेरिवेशन अभी हुआ जा रहा है। सिर्फ एक चीज लगेगी इसमें, ये समझ लो कि अभी जैसे तुम अब 9th 10th क्लास वालों तो 8th क्लास में हमने पढ़े होंगे ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी जो त्रिभुज होते हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के नियम। अगर हमारे दो ट्रायंगल हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं उसकी क्या होता है, ये दोनों साइड आपस में क्या आएंगी, बराबर। जैसे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, ये लोग तुमने पढ़ा हुआ 7th 8th में आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल वाले। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी डैश। ये लॉ तो तुमने पढ़ा होगा। बिल्कुल इसी लॉ को फॉलो करते हुए सारी की सारी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल ले ले रहे हैं। एक ट्रायंगल ले ले रहे हैं ओ डैश सी, यानी पहले वाले हम कौन सा ट्रायंगल ले ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले ले रहे हैं ओ डैश सी, राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल ले ले रहे हैं हम सी आई और आई डैश। देखिए ये दो ट्रायंगल लिए हमने, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ओ डैश अपॉन आई डैश, ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल्स टू CO अपॉन CO अपॉन IC कह सकते हैं कि नहीं। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। क्लियर समझ में आया। ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल्स टू OC अपॉन IC। दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे राइट एंगल है और दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे होके जा रहे हैं और दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, सिमिलरली ट्रायंगल आई डैश एफ और ट्रायंगल
एफ ए और एन। इसमें देखते हैं ए एन क्या है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये पहले ही बता दिया था। ए एन क्या परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर हुई। तो ट्रायंगल आई आई डैश एफ और ट्रायंगल ए एफ और एन, इन दोनों में बात करें हम तो आई आई डैश अपॉन ए एन ए अपॉन आई आई डैश इज इक्वल्स टू आई एफ अपॉन एन एफ कह सकते हैं इसको। तो इन दोनों ट्रायंगल में लें तो एन ए अपॉन आई आई डैश इज इक्वल्स टू एन एफ अपॉन एफ आई। क्लियर हुई ये चीज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ओ डैश है और यहाँ पे जो एन ए है, इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल बराबर है। यानी ओ डैश की लंबाई और ए एन की लंबाई बराबर है। नहीं, हम कह सकते हैं ए एन को ओ डैश कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एन ए इज इक्वल्स टू ओ डैश। बहुत अच्छे से और आसानी से समझते हैं, एन ए इज इक्वल्स टू ओ डैश। तो यहाँ पे हम एन ए की जगह ओ डैश लग सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, ओ डैश अपन आई आई डैश इज इक्वल्स टू एन एफ अपन एफ आई। इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दिया इसको। अच्छा, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन सेकंड में कुछ चीज कॉमन मिल रही है। देखिए यहाँ पे भी ओ डैश अपना आई आई डैश है, तो यहाँ पे भी ओ डैश अपना आई आई डैश है। अगर ये इसके बराबर है और वही चीज इसके बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि सी ओ अपॉन आई सी इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो दोनों समीकरणों से हमको क्या चीज निकल के आ गई, सी ओ अपॉन आई सी इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक है। अब देखिए, मान लिया कि बिंदु ए, जो हमने ये बिंदु माना है ए, यानी जो लाइट गिरी है ऑब्जेक्ट की, ये बिंदु क्या है, हमारे पोल के बहुत करीब है। ये बिंदु हमारे पोल के बहुत करीब है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, सपोज यहां मान ले रहे हैं हम, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, पोल के बहुत ही करीब बनेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं एन एफ और पी एफ, एन एफ और पी एफ दोनों लगभग बराबर होंगे। दोनों के दोनों लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो मान लिया कि हमने बिंदु ए क्या दर्पण के ध्रुव पी से बहुत समीप है, पोल के बहुत समीप है, तब उस कंडीशन में एन एफ अपॉन पी एफ अभी बताया है, ये जो परपेंडिकुलर डाला है ये हमारे पोल के बहुत करीब हो जाएगा। तो एन एफ अपॉन पी एफ ये दोनों क्या हो जाएंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे। यानी एन एफ को हम पी एफ कह सकते हैं, पी एफ को हम एन एफ कह सकते हैं। क्लियर ये बात। ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन निकालते हैं, सी ओ अपॉन आई सी इक्वल टू, इस एन एफ की जगह हम पी एफ लिख सकते हैं बाई इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ली हमने, ये जो ली है सी ओपन आई सी, ये तो ऐसी जुड़ा, इस एन एफ की जगह पे सिर्फ हमने क्या रख दिया, पी एफ रख दिया। क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये पी एफ एन एफ की जगह पे पी एफ क्यों रखा है, ये भी चीज सारी क्लियर हो जाएंगी। सीओ क्या है हमारा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको क्या पता पड़ रहा है, बीच में क्या पता पड़ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P से लेके O, इसकी डिस्टेंस पता है, बिल्कुल पता है, और P से लेके C, यानी PO में से PC घटा दें तो जो डिस्टेंस रह जाएगी वो यही तो रह जाएगी OC, फिर निकल के आ जाएगी। तो हम P जो यहाँ पे CO लिख रही है वहां पे क्या लिख सकते हैं, PO माइनस PC, PO माइनस PC। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा उसी वैल्यू। क्लियर हुई। बिल्कुल सिमिलरली इसमें करेंगे आईसी में, यानी आईसी ये वैल्यू है, मिडिल टर्म में है, कोई पता नहीं कहां से कहां तक है। यहां से पी से शुरू करते हैं, पीसी माइनस पी आई। अगर पीसी में से पी आई घटा देंगे तो बाकी वैल्यू कितनी बचेगी, ये बचेगी। इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो हमारी पी जो आईसी है इसकी जगह हम पीसी अपॉन पी आई रख सकते हैं। नेक्स्ट पीएफ को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब बात करते हैं एफ आई की। अच्छा, पीएफ को हमने ऐसे क्यों रहने दिया, क्योंकि पीएफ आसानी से फाइंड कर सकते हैं, पोल से काम शुरू हो रही है। अब एफ आई की बात करते हैं, फिर मिडिल टर्म आ गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ। तो अब यहाँ पे एक ये चीज हमने सारी इसको कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से हम सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमने इनको कन्वर्ट क्यों किया और कन्वर्ट करने से क्या फायदा हुआ। देखिए, यहाँ पे जितनी भी सारी की सारी वैल्यू लिख रही हैं वो तुम्हें यहां मिल जाएंगी, वो तुम्हें क्या है, गिवन दी हुई है, वो सारी की सारी वैल्यू
दी हुई है, बस इनकी जगह पे इन वैल्यू को पुट करो और आंसर निकालो। तो पुट करते हैं पीओ, पीओ क्या है माइनस यू, इसकी जगह पे माइनस यू रख दिया, माइनस की माइनस, और पीसी, पीसी क्या है, कहाँ है पीसी, पीसी माइनस आर, इसकी जगह माइनस आर रख दिया। नेक्स्ट पीएफ का पीएफ, पीसी, पीसी की जगह माइनस आर है, माइनस आर रहने दिया। फिर क्या है पीआई, पीआई कहाँ है, ये रही पीआई, माइनस वी, माइनस वी रख दिया। नेक्स्ट क्या है पीआई, कहाँ है पीआई, ये रही माइनस वी। फिर क्या है माइनस, माइनस का माइनस, पीएफ, पीएफ किधर है, पीएफ माइनस एफ, ये रख दिया। ये सारी की सारी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करते हैं। प्रकाश का गोलीय दर्पण और परावर्तन कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस यू का माइनस यू, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, प्लस का आर लेकर हमने प्लस 2f लिख रखी है। अच्छा आर की जगह पे एफ क्यों लिख रखी है, देखिए हमें पता है एफ क्या है हमारा फोकस है और आर क्या है रेडियस है। ये जो एफ है, ये जो फोकस है, ये फोकस जो फोकस का पॉइंट है, ये प्रिंसिपल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल मध्य में होता है। हम क्या कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होता है 2f, R इज इक्वल टू 2f, ये हमने तुम्हें शायद सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था। R इज इक्वल टू 2f, जब हमने सारी की सारी जो डिफाइन के साथ पहले भी बताया था, जितने सारे के सारे टर्म्स हैं वो डिफाइन किए थे, तब यहाँ R है उसको हम क्या कर सकते हैं 2f के बराबर। तो यहाँ पे हमने जो R है उसकी जगह पे 2f रख दिया, माइनस यू प्लस 2f। सिमिलरली R की जगह पे 2f का यूज किया है, 2f प्लस वी माइनस एफ अपॉन वी प्लस एफ। क्लियर, इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस यू प्लस 2f माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस वी। इसको मल्टीप्लाई करके खोल दिया आपस में, इसको मल्टीप्लाई करके खोल दिया आपस में। ठीक है, फिर क्या है, इससे ये कट गया। ठीक है, इस वाले टर्म को हम इधर लेके आए माइनस एफ बी, और इस वाले टर्म को हम इधर लेके आए तो ये क्या यू वी माइनस एफ बी माइनस एफ यू इजिकल्स टू 0 बच गया। या फिर हम कह सकते हैं एफ बी प्लस एफ यू इजिकल्स टू यू बी, ये इक्वेशन आ गई। हम क्या करते हैं, अब इसमें दोनों साइड में इधर भी और इधर भी यू वी और एफ का डिवाइड कर देते हैं। जब इसमें यू वी और एफ का डिवाइड करेंगे, एफ से एफ कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा, बचेगा क्या u 1 अपॉन यू। यहाँ पे एफ भी कट जाएगा, यू भी कट जाएगा, क्या बचेगा v 1 अपॉन वी। यहाँ पे u भी कट जाएगा, क्या बचेगा f 1 अपॉन एफ। तो ये इक्वेशन निकल के आती है हमारी अवतल मिरर के लिए, यानी कॉनकेव मिरर के लिए हमारा रिलेशन निकल के आ गया प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और उसकी मिरर की उसकी जो इमेज बनती है, इमेज की डिस्टेंस के बीच में 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ये डेरिवेशन समझ में आया अच्छी तरीके से? नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया सिंपल तरीका से। हमारा वस्तु से मिरर से दर्पण से लेकर वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी और प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी, तीनों के बीच में रिलेशन हमारा निकल के आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ वी प्लस 1 अपॉन यू। इसी तरीके से दूसरा डेरिवेशन करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से उत्तल दर्पण के लिए करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए तो अब दर्पणों के यूज के बारे में, लास्ट में दर्पणों के यूज के बारे में डिस्कस करते हैं कि दर्पणों का यूज कहाँ पे होता है। देखिए अवतल दर्पणों का और उत्तल दर्पणों का यूज कहाँ पे होता है। अवतल दर्पण क्या होते हैं, किसी भी वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं, और उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, क्या करते हैं, बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण जो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण होते हैं नाई वगैरह की दुकान में, है ना, उन दर्पणों में यूज किया जाता है। घरों के दर्पणों में जो हमारा घरों में दर्पण होता है उसमें भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जहां हम अपने चेहरे को पोल के और उसके मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, डॉक्टर देखो अवतल दर्पण को किसी पेशेंट होता है उसकी आंख नाक कान गले वगैरह में डालते हैं ना, उससे क्या है उसके जो पार्ट्स हैं वो क्लियर दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, टेबल लैंप के शेड होते हैं, बल्ब होते हैं, उनमें यूज करते हैं अवतल दर्पण को ना, उनसे क्या है प्रकाश पूरी टेबल पे फैल जाता है। मोटर कार, रेलवे इंजन, स्टीमर, सर्च लाइट की लैंप वगैरह, इनमें सब में अवतल दर्पणों का यूज होता है। तो देखिए उत्तल दर्पणों का यूज कहाँ पे होता है, इनका प्रयोग गली व बाजार में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। गली बाजार में जो लैंप होती है उनमें यूज किया जाता है, और जो ड्राइवर की सीट के पास होता है, जैसे ड्राइवर वगैरह रहते हैं मोटर गाड़ियों में, उनमें सब में ड्राइवर की सीट के पास जो दर्पण लगा होता है तो
उत्तल दर्पण होता है। ठीक है बस, तो आज तुम्हारा चैप्टर यही खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।